साकवा समूह की तरफ से नाजरीन को खुशामदीद। और आज की मेहमान शख्सियत जनाब महमूद असगर चौधरी को साल साकवा समूह की पूरी टीम की जानब से अदाब सलाम और खुशामदीद। मोहतरम असगर चौधरी पाकिस्तान गुजरात से तल्लक रखते हैं और सबसे पहले ये इटली मिलान मिलान में मुकीम रहे। ब्रिटिश शहरियत होने की वजह से आजकल फैमिली के साथ बरतानिया में मकीम है। मैनचेस्टर की पुलिस में अकाउंट्स और फाइनेंस महकमे में मुलाजम है। इससे पहले वो इटली की नेशनल ट्रेड यूनियन में सूबाई डायरेक्टर इमिग्रेशन के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। मुख्तलिफ अखबारात और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं। जज्बा इंटरनेशनल न्यूज़ ऑनलाइन और यूट्यूब और टीवी से वाबस्ता हैं। कॉलम निगार हैं, शायरी भी करते हैं, नक़ाद और दानश्वर है। 2016 में उनकी किताब फुआरा के नाम से मंजरेआम पे आई, जो उनके बेहतरीन और उम्दा कॉलम्स पर मुश्तमिल है। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस किताब में मुझ पर लिखा हुआ इनका कॉलम भी शामिल है। दूसरी किताब यारब के नाम से शाया होकर पजीराई हासिल कर चुकी है। अतालवी और ब्रिटिश और एशियन टीवी चैनल्स पर आप इनको अक्सर देखते रहते हैं। आज वो हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर ऑनलाइन साकवा समूह के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और अपना कीमती वक्त हमें हमारी नज़र करने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, चौधरी साहब, पहले आप बताएं कि ये इमिग्रेशन कवानीन है क्या, ये क्यों बने, कैसे बने, क्यों ज़रूरत पड़ी इनकी। बहुत शुक्रिया अजीम गौरी साहब। आपने अपने चैनल पर दावत दी। हमेशा ही जब भी आपसे मुलाकात होती है या जितने भी आपके प्रोग्राम होते थे उनमें शामिल होकर मैंने हमेशा ही एक बात बार बार दोहराई है कि जब भी आपके प्रोग्रामों में शिरकत का मौका मिलता था तो दिल को एक गूना मसरत होती थी। उसकी वजह यह है कि आप ने उर्दू अदब की तरवीज के हवाले से और शायरी के हवाले से जितना काम इटली में किया है वो याद रखा जाएगा। एक तहरीक दी आपने, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। ना सिर्फ ये बल्कि आप इंटरनेशनल सतह पर मेहमानों को बुलाते हैं, पाकिस्तान से लोग तशरीफ लेकर आते हैं और दुनिया भर से लोग आप इकट्ठे करके एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आपने बात इमिग्रेशन की तो जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेशन की आई वो सारे लोग मजदूर तबका से तल्लक रखने वाले थे। खुद इटली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका पहली जो शिक है वो यही है कि l'Italia è fondata sul lavoro, कि इटली जो है उसकी जो बेस है वो काम पे है। तो यानी कि बेसिकली एक मजदूरों का मुल्क है, तो वहां पे आने वाले भी मजदूर ही थे। लेकिन उस दौरान मजदूरी में से वक्त निकाल के जो ऐसे लोग जो अहले कलम बने जिन्होंने लिखना शुरू किया और उनको आपने प्लेटफॉर्म मुहैया किया और उनको एक नई जहत, एक नई सोच की तरफ कहा कि चलो जी ठीक है, आप अपनी मजदूरी तो कर रहे हैं, आप अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आपको अल्लाह ताला ने अदब की सलाहियतों से माला माल किया है तो उन सलाहियतों को भी दुनिया पर जो है वो रोशनास करवाएं। और वैसे भी जितने अहले अदब और अहले कलम होते हैं उनकी अक्सरियत जो है वो अमन पसंद होती है और उनको फॉलो करना चाहिए। और आपके अमन की मैंने हमेशा ही दाद दी है। मुझे अभी तक याद है जो मुस्लिम क्रिश्चियन डायलॉग के हवाले से आपकी जो प्रोग्राम का आपने इनेकाद किया था, इस तरह दीगर चीजें जो आप लोगों को जोड़ने के लिए, करीब लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए आपका शुक्रिया और आज इस प्रोग्राम में दावत देने का शुक्रिया। जी, आपका सवाल ये जो जाता है इमिग्रेशन के हवाले से, इमिग्रेशन में अगर इटली की बात करें तो इटली तो एक ऐसा मुल्क है जो इमिग्रेशन नहीं बल्कि माइग्रेशन का मुल्क कह सकते हैं आप। जी पहली जी। दफा जिस जो वर्ड इस्तेमाल हुआ सोनियो द अमेरिका यानी अमेरिकन ड्रीम, वो जी जी। इटालियंस की वो इजाद थी, क्योंकि इटालियन जो खुद है वो निकले हैं वहां से, जो साउथ का इलाका है खासतौर पर सिसिली
जो जजीरा है उनका और नीपल्स और सारे, ये पहले इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका गए। और जी जी उसके बाद जो लोग यूरोप आते थे वो इटली को क्रॉस कर जाते थे और अपनी जो नजरें हैं वो जर्मनी और बड़ी जो सुपर पावर्स थी यूरोपीय यूनियन में, उधर उनकी नजरें होती थी। लेकिन जो इटली के ओवरसीज इटालियन हैं उन्हीं की मेहनत है कि उन्होंने वापस पैसा ला के उस मुल्क में जो है वो सरमायाकारी की और जो है वो एक जो प्राइमरी जो काम चाहिए होता है बड़ी इंडस्ट्री को, यानी कि मेन मेटल मैकेनिक आप कह सकते हैं, इटली में उसने बहुत जी ज्यादा तरक्की की। और फिर बाद में जो है वो इटली, एक वक्त वो भी आया कि जब दुनिया की 3-4 बड़ी जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से रियासतें थी जापान के बाद, और उसमें शामिल होना शुरू हो गए। तो फिर इस दौरान उनको जरूरत भी महसूस हुई कि अपने लोग उनके निकल चुके थे, तो जो दूसरे ममालक से लोग आते हैं वो भी यहाँ पे रहें। तो ये फिर 90 के करीब जो है वो इमिग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ है इटली में। इसीलिए उनका जो पहला कानून है लेजे सुll'immigrazione, वो भी उसी दौर में जो है वो बनना शुरू हुआ। और उसकी फिर नोक पलक होती रही। फिर बाद में इमिग्रेशन खुलती रही, जिसको वो सनाटोरिया कहते हैं। 96 में फिर हमें मौका मिला, 95 96 के बाद फिर 98 में दोबारा, फिर 2002 में, और फिर 2012 में। और इस तरह ये जो है एक सिलसिला चाल निकला। फिर उसके बाद उन्होंने समझा कि नहीं, इसके बावजूद भी हमारा जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा, हमें और बंदूक की जरूरत है। क्योंकि इटली मेटल मैकेनिकल इंडस्ट्री की तरफ तो आया था, लेकिन जी बेसिकली इसके मौसम की वजह से और इसके जो जमीन की वजह से जो ज्यादा जोर है वो इसको जरी तौर पर भी मुल्क कहा जा सकता है। क्योंकि जी आपको पता है कि पास्ता पूरी दुनिया में जो भेजा जाता है, दुनिया की सबसे जी जो अमीर तरीन बारिल्ला कंपनी है वो पार्मा में है। पार्मिजानो रिजानो जो तैयार होता है, जो चांद पर भी लेकर गए, उनका जो जी जी पनीर है वो भी इटली में हाँ तैयार होता है। तो फिर इनको समझ आई कि नहीं, हमें ऐसे वर्कर्स भी चाहिए जो हर साल आ जाया करें। तो फिर उसी लॉ में, यानी 286 में, उन्होंने आर्टिकल 4 एक रखा, जिसके तहत दिया है कि वो हर साल एक कोटा फिक्स करते हैं। इन एसोसिएशन की मीटिंग होती है गवर्नमेंट के साथ कि जी जी सीजनल कामों के लिए भी हमें मजदूर चाहिए जो आके खेती बाड़ी भी करें। जो आपको पता है ऑरेंज जूस बहुत जबरदस्त होता है वहां पे, ऑरेंज जो है वो उसका उस खेतों के लिए बंदे चाहिए होते हैं। वाइन बनती है तो इसके लिए अंगूर की बहुत ज्यादा परवरिश की जाती है, तो अंगूर काटने के लिए लोग चाहिए होते हैं। फिर इसके साथ साथ इटली ने सियाहत में बहुत ज्यादा तरक्की की है, और जी तरक्की इतनी ज्यादा कर लिया है कि इस साल बाकायदा तमाम शहरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सियाहों की तादाद जो है वो उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारे शहरों की आबादी की तादाद से ज्यादा भी सियाह आ जाते हैं। तो जी फिर ऐसे है कि सियाहत का अरूज शुरू हुआ तो वहां के लोगों के लिए भी चाहिए थे। तो ये एक सिलसिला है। अब सियाहत के लिए भी लोग बाकायदा बुलाए जाते हैं, यानी कि सियाहत से मुराद जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जो लोग होटलों में काम करते हैं, जो समंदर किनारे मौजूद जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से वाबस्ता जितने भी इदारे हैं, उनको भी मजदूर चाहिए होते हैं। तो ये कोटा सिस्टम अब शुरू हो गया है, हर साल ही तकरीबन लोग आते हैं जी। ये तारीख है इटली की मुख्तसर जी सी जी इमिग्रेशन पिछले दिनों मैंने ये खबर सुनी कि इटली के मिनिस्टर उधर गए पाकिस्तान, उन्होंने कोई मुआहदा किया है कि स्किल्ड पर्सन जो है, हुनरमंद जो पर्सन है, हाई क्वालिफिकेशन, उनको भेजा जाए लीगली तौर पे। तो क्या ये दुरुस्त है? जी, जी, जो मीटिंग हुई थी, एम्बेसडर साहिबा मिली थी मोहसन नकवी साहब से। इस पर जो आपका तीसरा सेगमेंट है उसमें पूरी डिटेल से बात जी भी जी करेंगे हम, लेकिन उसमें उसने यही शराइत रखी थी, क्योंकि वो पूरी दुनिया से आपको पता ही है कि पाकिस्तान हर शुरू में ही शामिल हो गया था। जो कोटा सिस्टम है, हर साल 1000 बंदे का कोटा उसमें है। लेकिन पिछले साल इंडिया के साथ उनका कोटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तकरीबन 6000 के करीब उन्होंने कर दिया है। तो जी पाकिस्तान की भी बार बार ये फरमाइश थी कि ज्यादा हो। दूसरी जानब इटली को ये समझ नहीं आ रही थी कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो क्यों पाकिस्तान से जो है वो इटली का रुख कर रहे हैं। इस वक्त जी पूरी जो यूरोपीय यूनियन के ब्रेग्जिट के बाद पहले बरतानिया होता था जो पहले नंबर पर आता था, जहां पाकिस्तानी ज्यादा थे। लेकिन क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया तो अब बरतानिया को तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं समझा जाता। तो यूरोपियन कंट्रीज में जो पहले नंबर पर आता है मुल्क जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, वो इटली है। वो चाहे जी वो लीगल इमिग्रेशन की बात करें या इलीगल की भी बात करें, तो पहला डोर इटली है, तो जरा सारे इधर ही आते हैं। तो फिर एम्बेसडर का ये एक मुतालबा था कि हाँ, अगर आप कोटा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको हमारी भी शरायत मानना पड़ेगी। आप इस इमिग्रेशन को जो है वो कंट्रोल करें और हमारे साथ मुआहदा करें, तो हम जो है उसके ज़ाहिर है कुछ नुकसानात भी हुए हैं।
जो आपका तीसरा सेगमेंट है उसके लिहाज से फिर हुकूमत ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जो मेरे ज़ाती ख्याल में उनको अवॉइड किया जा सकता था और कोई और किस्म की पॉलिसीज बनाई जा सकती थी। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि इस तरह के मुआहदे जारी हैं। अभी उसको बाकायदा कानूनी मतलब साइन की हैसियत तो नहीं मिली, जो पिछले दिनों दौरा हुआ है मोहसिन नकवी और सालक हुसैन चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं ओवरसीज के, वो इस बात पर जोर डालकर गए हैं कि जी हम इकदाम करेंगे और उसके बाद आप ये इसको फाइनलाइज करें। वो इकदाम से अभी हमारे लोग काफी नाखुश हैं जी। तो उस पर जो है वो बाद में फिर बात करेंगे जी। देखिए जी, इंसान तो किसी हाल में भी खुश नहीं होता, जी। लेकिन हिजरत जो है वो सदियों से होती चली आ रही है। नबियों ने हिजरत की, सूफिया कराम ने हिजरत की, और हत्ता कि कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि चरिंद परिंद ने भी हिजरत की। उसके इंसानों की हिजरत तो अभी तक जारी है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में से लोग काफ़ी आते हैं। ख़ास तौर पे हिजरत क्यों की जाती है? इसलिए कि जिस जिस जगह पे एक इंसान को मुश्किलात पेश आए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए या जिंदा रहने के लिए, यानी कि जिन इलाकों में जंग हो रही है, या किसी मुल्क में नज़रियाती इख्तलाफ उस इंसान का पाया जाता है, नस्ल परस्ती होती है, मजहबी बुनियाद परस्ती, अकायद और भूख और अफलास, ये चीज़ें भी शामिल होती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान से सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले जो आते हैं, इटली में ख़ास तौर पे, यूरोप में ख़ास तौर पे, बरतानिया में, उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आपने बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत बात की कि हिजरत जो है उसका तल्लक इंसानी नेचर से है। यानी आप जी। अगर पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो आपको जितने भी शहर नजर आते हैं वो आपको दरिया के किनारे क्यों नजर आते हैं? क्योंकि बिल्कुल। इंसान ने समझा कि वहां जाके रहना चाहिए जहां पे ज़ाहिर है पानी इंसान की बुनियादी जरूरत थी। जब बुनियादी वो ज़रूरत। गारों से बाहर निकला और उसने फिर उन जगहों को ढूंढने की कोशिश की जहां पे पानी दस्तयाब था और उसके बाद वहां पे शहर आबाद होना शुरू हो गए। और बड़ा अच्छा इश्तिहार आरफ का शेर है कि क्या उन्हीं बात है। में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते और वाह। उसके ये चाहते थे उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते पैगंबरों से जमीनें वफा नहीं करती। वाह। हम ऐसे कौन सही है। खुदा थे जो अपने घर रहते, उन्हीं क्या में बात। जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते। कहते हैं कि जी जी। पैगंबरों से जितने भी पैगंबर थे उन्होंने जमीनों को वफा नहीं की, तो ऑब्वियसली पैगंबरों को तो खैर उनका तो मिशन बहुत बड़ा था, तो उनको बड़ा जाहिर था। है जी जब जी। हालात और लोगों ने उनके लिए जमीन तंग की तो उन्होंने भी यही समझा कि अगर ये दुनिया अल्लाह ताला ने इतनी वसी बनाई है तो इसको जो है वो करना चाहिए। तो इंसान निकलता है, ये उसकी नेचर का काम है, ये उसकी फितरत का हिस्सा है। आप इसको रेगुलराइज कर सकते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। रोक यानी नहीं सकते। क्या बात। आप इसके जी लिए जी। कानून साजी इस जी तरह की कर सकते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बेवकूफ ये समझ के बैठा हुआ है ना कि ये रुक जाएगी, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपको सर्दी लगेगी तो आप फौरन कंबल लोगे, ये आपकी फितरत में शामिल है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं कंबल नहीं लेना, या आपको जी। गर्मी लगेगी तो आप कंबल उतारोगे, ये भी आपकी फितरत है। उतारेंगे। इसी जी तरह जी। अगर आपके ऊपर कोई जमीन तंग होगी तो आप उस जमीन को छोड़ेंगे, ये आपकी फितरत का हिस्सा है। जी जी। और ये चीजें जो है इसको अगर हम रेगुलराइज करेंगे तो ज़ाहिर है बेहतर तरीके से हो सकेगा। आपने बात की सियासी पनाह के हवाले से, ज़ाहिर है जितने भी लोग इस वक़्त यूरोपीय ममालिक में आते हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास कोई भी लीगल रास्ता नहीं बचता। जब किसी भी जी। एम्बेसी में वो अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी उनको वीज़ा नहीं देती। जब हुकूमतें इस तरह के मुआहदे नहीं कर सकती जिसके ज़रिए लीगल इमिग्रेशन जो है वो मुमकिन हो सके, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो गैर कानूनी रास्ते से जो है वो इन ममालिक में दाखिल होते हैं। अब जब दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है उस वक़्त वो अपना कोई बताते हैं प्रॉब्लम कि जी हमारे लिए ज़मीन तंग हो गई तो हमें निकलना पड़ा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप अपना जो केस एक अच्छे तरीके से रजिस्टर करवाते हैं। अगर आपके पास ऐसी वाक़ई तमाम सबूत, प्रूफ मौजूद हैं, तो आप ये पूरी दुनिया ने जब ये बॉर्डर्स वगैरह बनाए तो फिर ह्यूमन राइट्स के तहत ये कानून भी साइन किया कि अगर किसी भी मुल्क में आके कोई शख्स पनाह की दरखास्त देता है तो उसकी दरखास्त को सुना जाएगा और उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, बशर्ते कि उसके पास सारी चीजें सारे प्रूफ मौजूद हों कि हाँ वाकई
मेरी जान को खतरा है और मुझे वापस नहीं जाना। तो इटली जो है वो भी सिग्नेटरी है उस लॉ का। और इटली में आप किसी भी कस्तूरे में जाकर, जहाँ पे आप दो तरीके होते हैं, या तो आप बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं तो आपको किसी सेंटर में रखा जाता है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी मैं वहां पे दरखास्त देना चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क में मेरे लिए हालात इस तरह के नहीं है कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरी जान को खतरा होगा। तो ये उनकी ड्यूटी है यूनाइटेड नेशन के कानून के तहत कि वो आपकी बात को सुनेंगे। और अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो गए कि वाकई आपकी जान को खतरा है, तो फिर उनको आपको पनाह देनी पड़ेगी। जी, क्या बात है। इसके बारे और कुछ चीज़ें हमें लीगली तौर पे बताएं कि लोग जब इलीगल दाखिल होते हैं तो वो कैसे, अगर जिनके पास प्रूफ नहीं होते, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो क्या करते हैं? जी, पहली बात तो यह है कि कोशिश करें कि हमारे लोग बहुत ये समझते हैं कि हम अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं। यानी मेरा नाम अगर महमूद असगर है तो मैं कहूंगा कि मेरा नाम अहमद हुसैन है, या कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो दुनिया के कवानीन में अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिस को गलत नाम अपना या गलत डाटा बताते हैं तो वो आज खुद एक जुर्म है। तो आपको ये ध्यान जी रखना चाहिए कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ वो राइट इंफॉर्मेशन दूँ, ताकि जब मुझसे बाद में प्रूफ वगैरह इकट्ठे करने होंगे तो मैं मतलब कोई ऐसे जुर्म का इर्तिकाब ना कर चुका हूँ जो खुद मेरे खिलाफ जाए। और कोशिश करें कि सच बताने की, जब आप अब प्रूफ ही होता है कि जिस किस्म की आप स्टोरी बताने लगे हैं उस हवाले से ही आप प्रूफ इकट्ठे करेंगे। आपको वैसे तो जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो 6 महीने की वो दे देते हैं, उसको कहते हैं अतेजा, जो है वो रिक्वेस्टा जिलो, कि आपकी जो पनाह की दरखास्त हमने ले ली है लेकिन अभी आपको पनाह दी नहीं गई। तो उस दौरान जो है वो आप अपने अब ये तो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरी वहां पे किसी से खानदानी दुश्मनी है, या मुझे सियासी तौर पर मातूब किया जा रहा है, सियासी तौर पर मुझे जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो आपके पास अखबारात के कुछ लिंक होने चाहिए, आपके पास कोई एफआईआर की रिपोर्ट होनी चाहिए, पुलिस का कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको उधर वो पकड़ा जा रहा है या आपको तंग किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सी दफा अब अगर आपको ऐसा केस रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जी मुझे नून लीग का मैं सियासी वर्कर हूँ और मुझे जो है वो वहां पे पकड़ा जा रहा है, तो वो जी मानेंगे तो नहीं, बोलेंगे नून लीग की तो इस वक्त हुकूमत है तो आपको इस हुकूमत बिना है, पर क्यों हाँ, पकड़ा जा रहा हाँ, है। इसी तरह अगर मजहबी मामलात में आप बताना चाहते हैं कि जी मेरे ऊपर जो है कुछ इंतहा पसंदों या फिरका परस्तों का कुछ इस तरह है कि वो मेरी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो वो भी आपको साबित करना पड़ेगा कि जी किस तरह वो आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, या किस तरह जो है वो आपकी लाइफ को खतरा है। तो ये सूरत हाल होती है कि आप जो केस टू केस होता है, जो भी आप उनको स्टोरी अपनी सुनाते हैं, इसीलिए कोशिश ये करें कि जो स्टोरी आपकी पहली बात तो यह कि सच्ची हो, आपको वाकई इस तरह का कोई जान को खतरा हो, जो मसला है कि वो जानना चाहते हैं। और दूसरा यह है कि आप ज़हनी तौर पर यह ध्यान रखें कि बाज़ दफ़ा जो है वो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। तो इसलिए 3 किस्म की वैसे तो वहाँ पे सोजोर्नो मिलती है। एक तो होता है कि आपकी रिफ्यूज़ल जो रिफ्यूजातो है वो कबूल हो जाए कि वाक़ई आप जो है वो पनाह-गुज़ीन हैं और आपकी जान को खतरा है। एक होता है सब्सिडी प्रोटेक्शन देते हैं, यानी उस पर वो जी जज ये फैसला करता है पढ़ के कि यार मुझे नहीं लगता ये इसका रिफ्यूजातों का स्टेटस जो है ना, रिफ्यूजी का स्टेटस वो बनता है। मुझे लगता है कि ये इसकी कैटेगरी ये है कि वाकई इसकी जान को खतरा तो है, और ये जो है इसको एक सब्सिडरी यानी प्रोटेक्शन सुसिडियारिया दी जाए। वो बाज दफा खुद भी करते हैं, बाज दफा जो लोकल कस्तूरा होता है वो भी आपका केस स्टडी करके समझता है कि नहीं इसकी जान को खतरा हो सकता है, तो इसको जैसे कि कोई कहता है कि मेरी कोई खानदानी दुश्मनी है और वो मुझे जी मार देंगे, या मतलब मेरे लिए हयात तंग हो जाएगी, या वो समझते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो उस मुल्क के कानून के तहत काबिल माफी नहीं होती, और उस पर वो केस बनता है, तो उस हवाले से वो देखते हैं। या फिर ऐसा कोई जैसे माइनॉरिटीज हैं और वो ऐसा प्रूफ कर देती हैं कि जी हमारे इलाके में तो इंतहा पसंद अरूज पा गए हैं और हुकूमत भी बेबस होगी हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, तो वो उस लिहाज से भी अपना केस जो है वो कर सकते हैं। जी। जी। आप इटली में काफी अरसा रहे और इटली की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन जो है सीजीएल, उसमें हम्म, सूबाई डायरेक्टर इमिग्रेशन के ओहदे पर भी फाइज रहे। हम्म, आपके आपके ये इस पीरियड में, इस दौर में, आपका कोई ऐसा तजर्बा जो जिसने आपको मुश्किल में डाल दिया हो, कोई ऐसा मुश्किल केस है कि वो हल नहीं हो रहा, तो वो हमें साकवा समूह के नाजरीन को बताएं।
जी बहुत से केसेस ऐसे पहली बात तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा डिटेल से मेरा इंटरव्यू करवाया। मेरा जो तारफ है, इंट्रोडक्शन जो है वो आपने करवाया। जी जी मुश्किल केस जो है वो केस टू केस डिपेंड करता है जी। मैं ये कहता हूँ ये केस बाद में जो है वो कह सकते हैं कि इटालियन शहरी का केस था, जिसमें जी वो एक बच्चे को लाना चाह रहा था। एक खातून से उसने शादी की, वो शायद यूक्रेन की थी या ईस्ट, उस वक़्त अभी यूरोप में वो शामिल नहीं थे। तो जी उसको इटली का जो लॉ है वो ये कहता है, बल्कि यूरोपीय यूनियन का जो लॉ है वो ये कहता है कि जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट अगर हों तो वो ला सकते हैं, दूसरे बच्चे जो है वो नहीं ला सकते। तो उसका एक बच्चा जो है वो उसकी उम्र तकरीबन 29 साल हो चुकी थी, और जी वो खातून चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो आए सारा। तो अब वो सारे उनको जवाब दे दिया गया कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद वो मेरे पास आए। तो इटली जो है वो समझता है कि डिपेंडेंट बच्चे सिर्फ वही होते हैं जो 21 ईयर एज तक हों, यानी कि अच्छा 21 साल जिनकी उम्र हो, जो उससे बड़े हो जाते हैं तो वो काम शाम कर सकते हैं, उस वो डिपेंडेंट के खाते में तो नहीं आते। और ये इटली का नहीं, ये वैसे पूरी यूरोपीय यूनियन का यही है कि वो इसी जी जी को समझते हैं। तो मैंने उनको कहा कि उस बच्चे का क्या मतलब सूरत हाल है, उन्होंने कहा कि वो बच्चा बीमार है, उसकी जो है वो जो कंडीशन है वो डिसेबिलिटी में आता है। तो मैंने कहा तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ये कस्तूरे को मानना पड़ेगा कि वो डिपेंडेंट है, और क्योंकि जी उसकी वो डेफिनेशन में आता है, चाहे उसकी उम्र 50 साल भी हो जाए तो उसको तो संभालने के लिए कुछ चाहिए। तो ये एक ऐसा केस था जो बिल्कुल ज़ाती तौर पे उसको कहते हैं कि विन किया हमने। एक और केस है, एक मतलब वो पार्टनर का केस था। वो इटली का हाँ कानून ही नहीं है कि आप कोई हाँ, जो सेम सेक्स पार्टनर आप रख सकते हो। तो उस जी उन्होंने इनकार कर दिया कि जी हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई कानून नहीं है। तो उसके ऊपर हमने उसको कहा कि आप अदालत में जो है वो केस करें, क्योंकि अदालत जो है वो पार्टनर को, लफ्ज़ जो है वो पार्टनर इस्तेमाल हुआ है, वो लफ्ज़ इस तरह नहीं इस्तेमाल हुआ कि जी वो इस तरह होना चाहिए। तो वो भी केस भी विन किया। तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जी, बहुत से ऐसे केस थे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड समझे जाते थे, और जो है वो कानून की इंटरप्रिटेशन करके और उसकी मदद से जो है वो बाद में हल हुए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग जो केस हुआ कि शुरू में जब बहुत से लोगों को इटालियन सिटीजनशिप मिलना शुरू हुई, तो लोकल जी कस्तूरे ने कहा कि इटली का एक कानून है कि कोई भी आपका जो सेकंड या इस वक़्त सेकंड ग्रेड का जो रिलेटिव है, उस वक़्त 4th ग्रेड का रिलेटिव था। यानी आपका कज़न भी जो है वो भी 4th ग्रेड में आता है। तो इटली का कानून ये कहता है कि उसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसको आपको सोजोर्नो देनी पड़ेगी। ये उस वक़्त जी कानून था। अब जो है वो ज़रा कम करके उन्होंने कह दिया कि अगर आपका भाई, आपकी बहन, आपकी सास, आपका ससुर अगर इटली में मौजूद हैं तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको सोजोर्नो देनी पड़ेगी। तो कस्तूरे ने कहा कि जी वो इतने ज़्यादा एप्लीकेशनें हमने करना शुरू कर दी गैर मुल्कियों की, जो जिनको पासपोर्ट मिलता उन सब की हम कर देते। तो कस्तूरे ने जी कहा जी नहीं, ये नहीं हो, ये कानून आपके लिए नहीं है। ये कानून जो है वो जो बाकी इटालियन है, जो नेटिव जी इटालियन जी है उनके लिए है। तो उन्होंने जब रिफ्यूज़ करना शुरू की तो मैंने सिर्फ जाके एक ही मीटिंग करके मैंने कहा कि आप मुझे ये लफ्ज़ जो आपने ये जो डिफरेंशिएट किया है, दोनों चीज़ों जी को अलग-अलग किया है, ये ज़रा मुझे दिखा दें कि लिखा कहाँ पे हुआ है कि जो ये ए ग्रेड इटालियन है या ये बी ग्रेड जी इटालियन है। जी जी ये कानून में तो इस तरह नहीं लिखा हुआ। कानून में तो ये है कि जिसके पास इटालियन पासपोर्ट है, जो इटालियन शहरी है, उसका जो रिश्तेदार है वो उसको आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो हमने विन किया, और फिर सभी जो जितने भी लोगों के क्या पास बात पासपोर्ट मिला था जी जी उनके फैमिली मेंबर्स को हमने दे के दिए थे जो। अच्छा महमूद असगर चौधरी साहब, प्रोग्राम से पहले पिछले हफ्ते मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया और बहुत सारे सवालात मेरे आगे रख दिए, लेकिन उनमें से दो टाइप के मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ। एक ये है कि एक खातून है, उसने यहाँ शादी की इटालियन लोकल से, और उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कोशिश डिसाइड किया कि चलो पाकिस्तान से किसी रिश्तेदार से कोई छोटा बच्चा जो है 6 माह साल का या 2 साल का वो ले आते हैं। तो वो उधर गए तो, लेकिन अभी तक उनको पासपोर्ट उस बच्ची को नहीं मिला वापस आने का। लेकिन उस खातून को वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन 1 साल हो गया।
कि जब वो एम्बेसी वाले बुलाएं वो लेके आए। ये एक तो ये था। दूसरा ये है कि एक बच्चा अगर इटली में आ जाता है, यहाँ पे सियासी पनाह लेता है, उसको वो क्या कहते हैं संजूर मिल जाती है, तो क्या वो अपने वालदैन को, दोनों को या बहन भाइयों को इटली बुला सकता है? अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है ना, उसका तल्लक मैं समझता हूँ कि इटालियन कानून के साथ नहीं है, वो पाकिस्तानी कानून के साथ है। पाकिस्तान अच्छा। में जो अडॉप्शन है वो इस तरह लीगल है ही नहीं। वो हमारे एक बहाना उन्होंने बनाया हुआ है कि जी चूंकि इस्लामी तौर पर आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, और हाँ, इसलिए वो अगर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती उसके डॉक्यूमेंटेशन की। तो फिर वो जी जी मसाइल खड़े हो जाते हैं, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में खड़ा होता है। ये मसला मराकश में नहीं होता। यानी उन्होंने जी एक कानून बनाया हुआ है जिसको वो कफाला कहते हैं, कि चलो कफाला। ठीक है हम अडॉप्ट तो नहीं कर सकते लेकिन कफालत में ले सकते हैं। और वो कफालत जो है वो एक्सेप्टेबल है यूरोपीय यूनियन के कवानीन में। तो मेरे ख्याल में ये आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये अगर हमारे वो पाकिस्तान में कोई अहले इक़्तिदार या अहले इख्तियार सुन रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ा एक चीज अहम है कि इस चीज को बकायदा इस तरीके से लीगलाइज किया जाए। हमारे होता क्या है कि हम सिंपल सा एक स्टाम्प पेपर बना लेते हैं कि हाँ जी मेरा जो है वो मैंने फलां का बच्चा ले लिया है, गोद ले जी लिया, और उसको मतलब बीवन को उसका नाम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं नहीं जी इस्लामी तौर पर नहीं चेंज हो सकता। तो मेरे जी ख्याल जी में हमारी जो अदालतें हैं या हमारा जो अहले जो कानून से जिनका तल्लक है उनको चाहिए कि इसको बकायदा एक कानूनी शेप दें, और बकायदा खाली शेप ना दें। अब शेप की बात करें वो कहेंगे हाँ जी हाँ है शेप, अगर वो कोर्ट में चला जाए तो जज उसको बकायदा कर देता है, लेकिन वो शेप नहीं है। उसको बकायदा एक नाम दिया जाए कि जी ये जैसे मराकश ने दिया हुआ है, ट्यूनिस ने दिया हुआ है कि ये जी जी हमारा कफाला का कानून है, ये कफाला इसका है। कफालत में चला गया। तो उसी तरह का पाकिस्तान में इन चीजों को आपस में मैच करके कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करे कि जी बिल्कुल इस तरह है, कि जी ये बिल्कुल पाकिस्तान वालों ने इस तरह कर दिया तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये उनका डॉक्यूमेंट है। और ये उसी तरह वो जब तक आप थ्रू प्रॉपर चैनल सारी डॉक्यूमेंटेशन साथ लगाएंगे तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि फिर इटली या कोई भी यूरोपीय मुल्क जो है वो उसको कबूल नहीं करेगा, फिर करना पड़ेगा। दूसरा आपने सवाल किया कि कोई अपने वालदैन को बुला अरे साहब, सकता। मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा कि वो खतून 1 साल हो गया परमिसो दी सिन्योरो पर पाकिस्तान रह रही है, तो हम्म। क्या वो दोबारा इंटर हो सकती है इटली में? अच्छा, ये जो कानून है ना वो इटली के कानून के तहत अगर जिसके पास कोई सोजोर्नो है उसकी जो हाफ लिमिट है उस तक वो रह सकती है। यानी अगर आपके पास 2 साल किया तो आप 1 साल तक रह सकते हैं। जी जी। लेकिन हाँ उसमें भी जाहिर है आप वो काफी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कि जी 6 महीने के अंदर अंदर वापस आना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए। एज ए कानूनी तौर पर मैं तो यही मशवरा दूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम जब हो जाता है तो फिर जाहिर है आपको प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में ही होना शुरू हो जाती हैं। वो फ्लाई नहीं करने देते कि जी नहीं जी आप हाँ। ऐसा ना करें। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि चक्कर लगा लेना चाहिए। मतलब चाहे वो 2 हफ्ते के लिए आ जाए कम अज कम, इस लिहाज से वो ये तो होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी कारतदिस जो न जिनके पास हो उनके लिए और ही मजीद उसके कानून के तहत तो अगर कोई बंदा 2 साल भी अपने मुल्क में रहे तो वो उसका जाया नहीं हो सकता। लेकिन चीजें चेंज होती रहती हैं, बॉर्डर पर लोग तंग करते हैं। अगर पहले पाकिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट होती थी, कम मसाइल होते थे। अब अगर आप किसी अरब मुल्क से आ रहे हैं या किसी बीच वाले मुल्क से आ रहे हैं तो फिर और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं। तो मैं तो यही मशवरा जी दूंगा कि कानूनी तौर पर जब तक आपकी सोजोर्नो वैलिड है, किसी भी मुल्क में उनका काम नहीं बनता कि वो आपको रोकें और आपको चेक करें कि जी कितनी देर बाद आप जा रहे हैं। इटली वाले जो हैं, ये इटली का कानून है, और सोजोर्नो कैंसिल करने के लिए इटली ही वाहिद मुल्क है, या उन्हीं के अदारे जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, कोई और बंदा कर सकता कैंसिल है। नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ ये ज़ाहिर है कोई बंदा अपनी मजबूरियां शो करे, इवन कि जो खत्म भी हो गई हो, तो वो अगर अम्बेसी से रब्ता करे कि जी मैं बीमार हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी मसला था, तो वहाँ की जो अम्बेसी है वो हेल्प करती है इस सिलसिले में। जी। जी। दूसरा सवाल था वो जी, वालदैन दूसरा सवाल के आपने बारे में। कहा कि वालदैन को बुलाने के हवाले से कानूनी तौर पर इन्होंने जानबूझ के ये बौसीफिनी कानून के बाद अब उसमें शिक्कें शामिल की थी कि वालदैन का डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी वो आप पर टोटली डिपेंड करते हो। डिपेंड अब करते ये हैं। एक ऐसी शिक है जिसके ऊपर हमें काफ़ी नुकसान इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी वालदैन इस तरह का तो नहीं होता कि बिल्कुल ही ना उसके पास मकान हो, ना उसके पास कुछ भी हो। अक्सर हमारे लोगों की ज़मीनें होती हैं, बाद लोगों की पेंशन लगी बिल्कुल। होती है, ये वो। तो इसको बहाना बनाकर जो इटालियन एम्बेसी है वो वीज़ा रिफ्यूज़ करती है। बाकी
आपकी तस्वीर चली गई। जी, हाँ, दोबारा बिल्कुल। शुरू हो गई। जी जी। कानून में यही है कि जो डिपेंडेंट हैं वो आ सकते हैं। अगर आप वैसे विजिट वीजा लगवाना चाहते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये डिपेंडेंट वाली शिट। हाँ, और दूसरा कि फिलियो उन्हीं को भी होना चाहिए, यानी उसका कोई और बहन भाई नहीं है, या अगर बहन भाई हाँ हैं भी तो उस मुल्क में नहीं है, यानी बाहर हैं, सारे इटली हैं। तो अब हम होता ही है कि अक्सर हमारी बहनें तो उसी मुल्क में होती हैं, तो फिर ये इसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है। जी जी। मैं इसके बाद और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त का भी हमें ख्याल रखना है। ये पाकिस्तानी वजारत ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये ऐलान कर दिया है कि पासपोर्ट उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में सियासी पनाह लेंगे। ये क्या चक्कर है, इसकी थोड़ी वजाहत करें। जी, इसका तल्लक जैसे कि मैंने शुरू में जब आपने बात की है इटली जो है वो उसकी एम्बेसडर मिली है या सारा, तो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब हमारी एम्बेसडर साहिबा ने इटली की एम्बेसडर साहिबा ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जी हम आपका कोटा बढ़ाते हैं, लेकिन आपको भी हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेगी। जी जी। आपके मुल्क से बहुत ज़्यादा लोग इटली में आते हैं, और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, आपको पता है उनको भी डिपोर्ट करने का कानून नहीं है इटली में। तो लोग भेज देते हैं कि जी इटली पहुँच जाओ, जाके अपनी सोजोर्नो ले ले। इसी तरह जो लोग आके यहाँ पे अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन, वो सबसे पहले तो वो हर बंदा अपना केस फाइल करता है कि जी मुझे पाकिस्तान में खतरा है और मुझे जो मेरी जान को खतरा है। तो कहते हैं इतने ज़्यादा जी लोग क्यों आ रहे हैं? और अगर आप पिछले 10-12 साल का डाटा निकाल के देखें तो पाकिस्तान जो है वो पहले 5-10 मुल्कों की लिस्ट में आ रहा है। जी। एक साल तो ऐसा आया है 2016 में जिसमें दूसरे नंबर पर था पाकिस्तान इमिग्रेशन ये असाइलम के केस अप्लाई करने के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा लोग आपके मुल्क से आ रहे हैं, 3 लाख तो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि उन्होंने अप्लाई की हुई है असाइलम। तो इसको आप जी कैसे रोकेंगे? अब उनका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था कि आप रोकेंगे कैसे? उनका तो ख्याल था कि ये कहेंगे कि जी ठीक है, हम एफआईए को मजबूत करेंगे, हम गैर इंसानी स्मगलरों को पकड़ेंगे, हम फलां चीज इकदाम करेंगे। तो जब ये इकदामात का लफ्ज इस्तेमाल करके गए तो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से असूल ये है कि अगर फंदा किसी ताकतवर के गले में ना आ रहा हो तो किसी कमजोर के गले में डाल दिया जाता है। तो यही उन्होंने किया है। एक जल्दी में हड़बड़ा के एक ऐसा मरासला जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसको ना तो किसी से बहस करवाई गई, ना पार्लियामेंट में बहस हुई, ना जो लोग इन चीजों का इल्म रखते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की गई, ना डाटा चेक किया गया कि कितने ज्यादा लोग इससे अफेक्ट होंगे। तो उसके बाद एक मरासला, मैं उसमें उसमें मैंने पता है अपने आर्टिकल में एक मिसाल भी दी थी कि अगर किसी इंस्पेक्टर को आप जाके कहें कि यार तुम्हारे इलाके में चोरियां बहुत होती हैं, तो वो कहे कि ऐसा करते हैं कि मैं चोरियों का पर्चा ही दर्ज नहीं करता, ताकि ताकि जब भी कोई किस्सा मेरे से खत्म। डाटा पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मेरे रजिस्टर चेक कर लो, यहाँ पे तो चोरियां हो ही नहीं रही। हो ही नहीं रही। इसी तरह का हुकूमत ने इकदाम किया कि इनके पासपोर्ट कैंसिल करो, तो फिर ये पासपोर्ट ये रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई नहीं करेंगे। इस जी तरह चीजें नहीं चलती। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो वाकई सीरियस हैं यूरोपीय यूनियन के इन मुतालबात के बारे में, तो कोशिश करें कि जो रियल प्रॉब्लम है जिस पर यूरोपीय यूनियन नहीं बल्कि मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अफसाना निगार हैं और शायर भी हैं। हमने हमेशा, मेरे तो शायद 600 कॉलम हो गया इमिग्रेशन के मौजू पर, और हम ये लिखते रहते हैं कि ये जो चीजें हैं समंदरों में मरने वाली, ये जो जंगलों में आने वाली, ये जो कश्तियां डूबने वाली, ये जो सारी चीजें हैं, ये माओ के लिए बहुत परेशानी का बायस है। तो हम आप इन लोगों को, इन मगरमच्छों को, इन इंसानी स्मगलरों को क्यों नहीं पकड़ते? आप ऐसे जी जी। लोग जो हर गांव में, आपको पता है किसी भी गांव में आप चले जाएं, आप पूछ लें किसी से कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो आपको कहेगा कि फलां जो है वो शुक्रिया। एजेंट आपको लेके जाता है। आप एफआईए के को नहीं पता कि जो बंदा आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोई भी $100 देकर तो आप किसी भी मुल्क के लिए चढ़ सकते हैं। वीजा, जी तुर्की का वीजा लगवाते हैं, उनको नहीं पता ये तुर्की नहीं जा रहे, ये कहीं और जा रहे हैं। तो अपने अदारों को मजबूत करें। इस तरह जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं आके, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनकी जिंदगियों को आप क्यों मुश्किल बनाना चाह रहे हैं? वो लोग अगर बेचारे अपने मुल्क पाकिस्तान चले जाते थे तो उनका रास्ता ना रोकें, मैं यही उनसे गुजारिश करूंगा। और यही तरीका है कि आप जब इकदामात की बात की जाती है तो इकदामात का मतलब है कि मगरमच्छों को पकड़े। ये जो जी। छोटे मगर मच्छियां हैं जिन्होंने आके, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था,
उन्होंने ये अप्लाई किया, जैसे मैंने पूरी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया कि सबको रिफ्यूजी स्टेटस इसलिए नहीं मिलता कि वो मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ये जो बहाना इन्होंने निकाला है कि जी मुल्क के खिलाफ जहर उगालते हैं ये वो। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स आके कहता है मेरी खानदानी दुश्मनी है और मुझे हाँ जी। मेरे दूसरा कबीला मुझे मार देगा, तो इसमें मुल्क के खिलाफ उसने कौन सा जहर उगला है? या अगर जी कोई जी माइनॉरिटी कहती है कि मैं उस इलाके में रहता हूं जहां पे वो इंतहा पसंदों का होल्ड है और तो जी मैं जी इसलिए चला आया हूं, तो ये वो मुल्क के खिलाफ तो बात नहीं कर रही माइनॉरिटी, वो तो कह रही है कि जी मैं ऐसी सिचुएशन में खड़ा हूं कि जहां पे मेरा बचना जो है वो मुश्किल है। तो इन चीजों को मेरे ख्याल में ना तो गौर किया गया, ना किसी से पूछा गया, बल्कि हमसे तो कभी पूछा ही नहीं गया। हालांकि वो हमसे पूछते तो हम इसको बताते कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मेरे अगर मुझसे आप डाटा पूछें कि कितने लोगों को वाकई रिफ्यूजी स्टेटस मिला है, तो पाकिस्तानी तो शायद आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगे। मोस्टली बिल्कुल, लोगों के पास बहुत कम। सब्सिडरी प्रोटेक्शन है जो उनको कस्तूरे ने दी है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन बेस पे उनको दी गई है कि मोटिव ह्यूमैनिटारी के जो जिसको आप कहते हैं कि जी जी इंसानी हमदर्दी के तौर पर उनको दी गई है कि जी आपका केस हमने मुकम्मल स्टडी किया है, हमारा नहीं ख्याल कि आप रिफ्यूजी के स्टेटस में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपको सब्सिडरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं या ह्यूमैनिटी की बेस पे आपको दे रहे हैं कि वाकई आपके साथ मसाइल हो सकते हैं इस मुल्क में। तो ये वो चीजें हैं जिनको कभी भी गौर नहीं किया गया, और हमारे जो वजीर मौसूफ है उन्होंने अकेले ही बैठ के फैसला किया कि लो जी इस तरह कर लेते हैं। तो ये इस तरह नहीं मामला चलते हैं। महमूद असगर चौधरी साहब, गवर्नमेंट को, जो यहाँ पे लोग आते हैं काम करते हैं और अपने फैमिलीज को हजारों डॉलर यूरो भेजते हैं, उससे गवर्नमेंट के खजाने में इजाफा होता है। और क्या उसको फायदा नहीं होता? जिस तरह वो आजकल इकोनॉमिक कमजोर पोजीशन में है, तो इसको बेहतर करना चाहिए या क्या करना चाहिए उनको? कि मैंने तो अपनी जो गुफ्तगू का आगाज ही इटली की तरक्की की वजह आपको ये बताई थी कि इटली की तरक्की तरक्की में जो सबसे बड़ा रोल अदा किया वो इटली के जो ओवरसीज इटालियन थे जो दीगर ममालक में जाकर बसे, उन्होंने आके दोबारा इंडस्ट्री लगाई और उन्होंने उन्हीं के पैसों से इटली ने तरक्की की। और अभी भी सूरत हाल अगर ये देखी जाए तो पार्लियामेंट में बाकायदा नशिस्तें हैं जो इटालियन बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनकी, और वोट का हक है, और जो यही लोग मुल्क में सरमायाकारी लेकर आते हैं। और पाकिस्तान का तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछ लें, वो आपको बताएगा कि जो जी जी तरसीलात ज़र की शरह वो तकरीबन 90% तक हम ले गए हैं, और हर साल जो बिल्कुल। डाटा शेयर किया जाता है वो 22 बिलियन से बढ़ता बढ़ता 40 बिलियन तक पहुंच गया है कि जो हम हर साल 40 भेजते हैं। बिलियन था। एक एक जी जी बिलियन के लिए जो है वो कभी हम IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम सऊदी अरेबिया से मदद मांग रहे हैं, कभी हम चाइना के पास जा रहे हैं। जी तो जो इतना बड़ा एक डायस्पोरा है जो हमारी मदद कर रहा है, जो करना चाह रहा है, उनको अगर हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए अगर हम आसानियां करेंगे, अगर हम लाखों लोग जो सब्सिडरी प्रोटेक्शन पर खड़े हैं और उनको आप कहते हैं कि नहीं जी आपके पास तो पासपोर्ट नहीं है, अब आप इस मुल्क में भी नहीं आ सकते, तो कौन सरमायाकारी पर लेकर जाएगा और वहां पे जाके खर्चा करेगा? जितने भी इमिग्रेंट्स अपनी जी फैमिली जी से जाते हैं वो वहां पे पैसा खर्च करते हैं, वो रहते हैं, वो बाद में अपनी फैमिली को अप्लाई करते हैं, वो अपनी बीवी बच्चों को बिल्कुल। लेकर आते हैं। तो ये सारे लोग मुल्क के लिए फायदेमंद हैं और मुल्क को इनके बारे में सोचना चाहिए। आखिर में आप कुछ मजीद कहना चाहें इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से, और यहाँ के जो इटली में मकीम है पाकिस्तानी, उनको कोई पैगाम देना चाहें, उनके लिए कोई तजवीज़ करना चाहें, तो वो आप प्लीज़ कर दीजिए। सबसे पहले जी पैगाम तो मैं अपने जो लोग हैं उनको यही देना चाहूँगा कि जब भी हम आपकी खबरें पढ़ते हैं, आप जो गैर कानूनी तरीके से इटली दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हालात चाहे जितने भी बुरे हो गए हों, लेकिन उतने बुरे नहीं हैं कि आप अपने आप को मौत के समंदर में गिरा दें और उसके ज़रिए आप करने की जी कोशिश करें। आप भी खबरें पढ़ते रहते हैं। मैं जी समझता जी हूँ कि अगर आपके लिए अगर आप बाहर ही आना चाहते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया कि ज़मीन जो है वो हर इंसान को हक है कि वो बाहर निकले। हमें यहाँ पे बैठ के आपको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ना आएँ, आप ज़रूर आएँ। लेकिन आप बहुत से लीगल रास्ते हैं, इस वक़्त पूरी दुनिया को ज़रूरत है। आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, इस वक़्त नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, यूके में है, यूएसए में है, अपना इधर यूरोप में है। इस वक़्त स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा कमी है। यूके में जी 26 किस्म के स्किल्ड वर्कर वीज़े निकल गए हैं। इटली में हर साल इमिग्रेशन जो है वो खुलती है। यूरोप में इस वक़्त स्पेन आपके साथ मौजूद है। आप जी जर्मनी जी की बात करें, हर मुल्क में जो
जो फन रखते हैं, जो हुनर रखते हैं, उनकी ज़रूरत दुनिया में हर वक़्त मौजूद रहती है, वो चाहे कनाडा हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो। आप उसके लिए आज से ही कोशिश करना शुरू कर दें कि मैं मेहनत करूँगा और मैं जो अगर आप 2 करोड़ रुपया दे के कहीं पे पहुँच रहे हैं, तो आप देखें कि इस वक़्त अगर इटली का भी आप कानून जाके खोल के देखें और आप यूके का भी खोल के देखें, तो ज़रूरत है उनको सरमायाकारों की भी। अगर आपके पास पैसा है, तो आप लीगल तरीके से जो है वो इन लीगल ममालिक में तरीके से आने आ की सकें, कोशिश करें, बिल्कुल बिल्कुल। अपने बारे में सोचें। ज़िंदगी से खूबसूरत और कोई चीज़ नहीं है। जो जी। शुरू में एक तरीक़ेकार था, जब लॉज़ नहीं थे, तब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हम इस तरह की मौत की वादियाँ अबूर करते रहे। आपको इस तरह की वादियाँ अबूर करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई सरमायाकारी नहीं करते, कोई हुनर भी नहीं आता, तो प्लीज़ आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, आइल्ट्स करें, इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल। टेस्ट पास करें। जो इटली के अगर सुनने वाले मेरे मौजूद हैं, अगर आपके साकवा समा वाले नाज़रीन, उनको मैं बताता चलूँ कि इटली में जो भी जी। शख्स स्टडी वीज़े में आ जाए, इटली इजाज़त देता है कि उसकी स्टडी के दौरान ही वो अपनी जो है वो सोजोर्नो चेंज करवा सकता है, वर्क वीज़े पे कर लेता है। क्या जब बात! जी, फेलोशिप होती है, बिल्कुल, बाकायदा कोटा होता है। अगर उसमें भी आप नहीं करवाना चाहते या नहीं करवा सकते, तो इटली आपको इजाज़त देता है कि जब आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेंगे, तो आप खुद चेंज करवा सकेंगे काम के हवाले चेंज से। करवा लें, तो मैं बिल्कुल। ये चाहूँगा कि जो भी मेरे सुनने वाले नाज़रीन हैं, जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, वो मैं ये आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो लीगल वीज़े की इन्फॉर्मेशन हासिल करें। और उसके बाद जो है, उस तरीके के लिए अपनी जो है वो मेहनत करें ताकि आप उस तरीके से आएँ। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके वालिदैन के लिए, आपके घरवालों के लिए और आपके मुल्क के लिए। दूसरी बात जो पैगाम आपने कहा वो मैं समझता हूँ कि जो आप जैसे लोग हैं जिनका तल्लक माइनॉरिटीज़ तो मैं लफ्ज़ पसंद ही नहीं करता। आप एक जी। पाकिस्तानी हैं, एक जी। मैं सिर्फ़ कह सकता हूँ कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं वो उनके लिए हुकूमत को मैं ये कहूँगा कि ये लोग आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी एक एम्बेसडर का रोल अदा कर सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश कर सकते हैं और ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। अगर आप जीम फेगोरी साहब के घर में आके देखें तो आपको पता चले कि किस तरह इनके जो है वो इन्होंने इंटीग्रेट किया है सोसाइटी में। तो ऐसे लोगों को आप मौका दें कि वो पाकिस्तान की दुनिया भर में अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकें और ये अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। जब जीन फेगोरी खड़ा होके कहेगा कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मुझे वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा अगर महमूद हसन चौधरी बोल के कहे कि जी पाकिस्तान में सब अच्छा है। क्या बात! तो मैं ये जी, समझता जी। हूँ कि आपके काम की रिकॉग्निशन होनी चाहिए। और दूसरा जो पाकिस्तान में जिस तरह के आजकल एपिसोड सामने आ रही हैं, इंतहाब पसंदी जिस तरह के अरूज अभी जो मदयन का वाक़या हुआ है, दीगर वाक़यात हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोई नेक-नामी का बायस नहीं बनते, बड़ी-बड़ी हेडलाइन्स बनती हैं। तो हमें इस जानब कोशिश करनी चाहिए कि अब सबका पाकिस्तान जो है वो बने। बहुत शुक्रिया। क्या बात! क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। ये थे महमूद असगर चौधरी साहब, जो आपको साकवा समूह के नाजरीन और तमाम दुनिया में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए मुफीद मशवरे मालूमात दे रहे थे। और इस जैसे इन जैसे इंसान के लिए हमेशा दुआ गो होना चाहिए जो मुफीद मशवरे और मुश्किल से निकलने के तरीके बताते हैं, ना कि और मुश्किल में फंसा देते हैं। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा और मुफीद मशवरे और दूसरी अशिया से हमें रोशनास करवाया। एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल वक्त निकालना यूरोप बरतानिया में बहुत मुश्किल होता है। आप बिजी भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं, चैनल्स पे काम करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और शायरी भी करते हैं। और लोग प्रोग्राम जो तरतीब देते हैं उन पे आपको दावत देते हैं। तो आपकी इस मोहब्बत और खलूस का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। और दोबारा इसी तरह के किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दिए। साकवा समूह आपका तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता है। किसी और प्रोग्राम के लिए हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।